नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। वोट पड़ेगा जात पर या वोट पड़ेगा धर्म पर, वोट पड़ेगा काम पर या वोट पड़ेगा नाम पर। 2024 के लिए गिनती आज हो गई और गिनती का नतीजा भी सामने आ गया है। बिहार के जाति सर्वे के नंबर्स आज देश के सामने आए। नीतीश कुमार ने जो जाति सर्वे कराया है, यह 2024 के लिए एक सैंपल सर्वे है। क्या जाति गिनने से वोट बढ़ जाएगा या घटेगा? अब इस सर्वे की सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, जो कोई और नहीं बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू वोट घटा है, मुस्लिम वोट बढ़ा है। 2001 में हिंदू 83% से ज्यादा थे, 2011 में हिंदू घटकर करीब 83% हो गए और अब 2023 में हिंदू 82% से भी नीचे चले गए। मुस्लिम आबादी 1991 में करीब 15% थी, अब करीब 18% हो गई है। क्या नीतीश कुमार ने ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे हिंदू वोट और एकजुट हो सकता है? अगर देश में 60% वोटर पिछड़ी जाति से हैं, तो गिनती कराने का एक ही मतलब है कि देश में प्रधानमंत्री भी पिछड़ा होना चाहिए। देश में पिछड़ों के सबसे पॉपुलर लीडर हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या नीतीश कुमार के सर्वे से भी यही निकल के सामने आया कि 2024 में कोई पिछड़े वर्ग का नेता प्रधानमंत्री बनेगा? और क्या पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? आइए समझते हैं। 2024 का सबसे बड़ा प्रयोग, मोदी कैसे करेंगे इसका उपयोग? विरोधी हिंदू गिन लें, हिंदुओं को जातियों में बांट दें, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, भूमिहार के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा कर दें, हिंदुओं में फूट डाल दें। बावजूद इसके क्या जीतेंगे तो मोदी ही, क्या आएंगे तो मोदी ही? क्या नीतीश ने कास्ट सेंसस का डेटा जारी करके मोदी को फंसा दिया या इंडी अलायंस का ही खेल बिगाड़ दिया? बिहार से 24 वाली कहानी पलट गई है या और भी ज्यादा उलझ गई है? बिहार का सर्वे क्या कहता है? 100 में से 85% आबादी पिछड़ों की है, दलित की है, मतलब देश का अगला प्रधानमंत्री ओबीसी ही बनेगा। मतलब क्या नीतीश कुमार जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी का पत्ता काटना चाहते हैं और खुद को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्या नीतीश, लालू और तेजस्वी ने कास्ट सेंसस के आंकड़ों की बदौलत 40 से 543 वाली गिनती गिननी शुरू कर दी है? आगे की क्या स्ट्रेटजी है? हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना। जो कह रहा करना ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं सब, हम लोग तो आज से डिमांड कर रहे हैं, सर एक डिमांड देश स्तर पर होना चाहिए। आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुरनका देख न लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, कोई मतलब है? किसी चीज को कर रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है? मुस्लिम हो कि हिंदू हो, किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो ही है, लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो, क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट का, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। राहुल ओबीसी, एससी, एसटी का 84% वाला कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कांग्रेस 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाला टैक्स चिपकाकर हिंदुओं के बंटवारे वाले कौन से प्लान पर काम शुरू कर चुकी है? मोदी के सियासी दुश्मनों ने हिंदुओं का बंटवारा कर दिया, ऐसा डेटा जारी कर दिया, ऐसा फॉर्मूला लागू कर दिया। 80-20 या 50-50 2024 में कौन सा फॉर्मूला चलेगा? क्या मोदी को घाटा होगा, विरोधी को बंपर फायदा होगा? फॉर्मूला नंबर 1 80-20, यानी एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, इनका वोट एक मुश्त पड़ेगा या फिर बंटेगा। फॉर्मूला नंबर 2 है 50-50। इस फॉर्मूले के भी 2 हिस्से हैं। 50-50 की फाइट में मोदी भी हैं, इंडी अलायंस वाले मोदी के विरोधी भी हैं। दोनों में से विनर कौन बनेगा? 80-20 किधर जाएगा? क्या 50-50 मोदी की तरफ ही आएगा? पहली बार हिंदुस्तान ने
किसी राज्य की सरकार ने बताया है उस राज्य में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। बिहार में ओबीसी कितने हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी गरीब कितने हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा कितने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, राजपूत, कायस्थ, बनिया, कुर्मी, मल्लाह, कुशवाहा कितने हैं। स्टोरी यह नहीं है कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। स्टोरी तो यह है कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर 2024 में मोदी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 81.99% है, जिसमें यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, बनिया 2.3%, कायस्थ 0.6%, कुशवाहा 4.2%, नाई 1.59% है। नीतीश कुमार की सरकार द्वारा ये आंकड़े जारी करने का मकसद ही देश में जातिगत जनगणना कराकर हिंदुओं का बंटवारा करने की है। आरजेडी के ट्वीट की आखिरी लाइन से यह क्लियर है। लालू का यह कहना है कि 24 में इंडी अलायंस की सरकार बनते ही पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, वो भी हिंदू बांटो स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। लालू आज अपने सारे पुराने ट्वीट्स रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अखबारों की कटिंग दिखा रहे हैं, 2015 में क्या कहा, 2023 में क्या किया, सब बता रहे हैं। कांग्रेस राहुल के पोस्टर दिखा दिखाकर अपने प्रण गिना रही है। दरअसल ये प्रण जितनी आबादी उतना हक नहीं है। ये तो 24 में वोट पाने वाला हिंदुओं को बांटकर मोदी का हिंदू वोट बैंक बटोरने वाला प्रण है, और यह सियासी प्रण अब हर मोदी विरोधी ले रहा है। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराएगा। बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवानी है। नीतीश जाति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी का फोटो घुमा रही है। जियो तेजस्वी वाले हैशटैग के साथ लालू के बेटे को द मैन ऑफ कमिटमेंट बता रही है। तेजस्वी खुद भी ट्विटर पर कैमरे पर खूब माहौल बना रहे हैं, खुद को ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर अभी से 84% करना शुरू कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री जाति प्रमाण पत्र नहीं मोदी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। विरोधी अभी भी जातियों की गिनती ही जोड़ रहे हैं, जबकि मोदी तो उससे आगे के स्क्रिप्ट 19 में ही लिख चुके हैं। हर जाति के वोटर्स को, हर तबके के वोटर्स को पहले से अपनी ओर खींच चुके हैं। और इसका उदाहरण सोमवार को दिखा, जब मोदी ने बार बार समाज के उन वर्गों का जिक्र किया जिन्हें विरोधी वोट बैंक का जरिया समझते हैं, जबकि मोदी उन्हें अपना समझते हैं। महिलाओं, दलितों, पिछड़ा, गरीब, हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुविधा देने, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार,
लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। अब आप सोचेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके हिंदुओं का बंटवारा करके नीतीश को इंडी अलायंस को फायदा होगा या नुकसान? जवाब कुछ फैक्ट्स में है, क्योंकि नीतीश की इस गिनती से 24 में मोदी को भारी बहुमत मिलने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। मोदी ने खुद इसी का हिंट सोमवार को दिया है। जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। आप पूछेंगे ये कैसे होगा? जातीय जनगणना का फायदा नीतीश को न मिलकर मोदी को कैसे मिलेगा? और कैसे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनाएंगे? यह समझने के लिए आपको 2019 के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 19 के चुनाव में बिहार से एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी और तब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। उस वक्त आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। एनडीए को करीब करीब 60% वोट बिहार में मिले थे, आरजेडी को सिर्फ 15% वोट मिले थे। 19 के चुनाव में मुस्लिम और यादव फैक्टर छोड़ दें तो बिहार के 65% अपर कास्ट, 70% कुर्मी, 76% एससी और 76% अदर ओबीसीज ने एनडीए को वोट दिया था। एनडीए के ये आंकड़े तब के थे जब नीतीश मोदी के साथ थे। आज वो मोदी से अलग हैं और जातीय जनगणना करवा के मोदी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब ये समझते हैं। बिहार में नॉन यादव, नॉन मुस्लिम ओबीसी आबादी करीब 36% है, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक में नीतीश और लालू सेंध लगाना चाहते हैं। इस 36% आबादी में से नीतीश का हिस्सा हटा भी दे तो एनडीए को 2019 में 49% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को सिर्फ 22% वोट मिले थे। आरजेडी को 9% और कांग्रेस को सिर्फ 3% वोट मिले थे। यानी आज के इंडिया अलायंस को अगर मिला भी दिया जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ 35% का होगा, जो एनडीए के आंकड़े से 14% कम है। बिहार में दूसरा सबसे बड़ा जातीय वर्ग है एससी, जो करीब 19% है। इसमें भी मोदी के नाम पर 2019 में 44% एससी ने वोट दिया था, जबकि सिर्फ 20% एससी ने जेडीयू, 15% एससी ने आरजेडी और 7% ने कांग्रेस को वोट दिया था। यानी कुल मिलाकर अगर ये मान ले कि इन तीनों के साथ आने से पूरी तरह एससी वोट ट्रांसफर हुआ तो भी इंडी अलायंस को बिहार में सिर्फ 41% वोट मिलेंगे, जो एनडीए से 3% कम होगा। बिहार में तीसरा बड़ा वर्ग है जनरल कैटेगरी में आने वाले लोगों का। ये करीब 15% है, जिनमें से 51% ने 2019 में मोदी को वोट दिया था। बीजेपी के साथ लड़ने से नीतीश को भी सवर्णों का 23% वोट मिला। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर सिर्फ 10% वोट इनको मिले। यानी इंडी अलायंस के पास सिर्फ 1/3 सवर्णों का समर्थन है। मोदी ने यहां भी 18% की लीड ले रखी है। इंडी अलायंस का पूरा गेम प्लान उनके मौजूदा वोट बैंक मुस्लिम यादव को लेकर है, जिसमें भी यादवों के बीच मोदी ने 2019 में सेंध लगा दी थी और करीब 20% यादवों ने मोदी का समर्थन किया था। यानी अगर इंडी अलायंस को मोदी को बिहार में हराना है तो उनका सहारा है नॉन यादव, नॉन मुस्लिम ओबीसी और एससी। इसीलिए जातीय जनगणना का दांव खेलकर नीतीश और लालू मोदी के पिछड़े वोट बैंक को हिलाने में लगे हैं। चूंकि मोदी खुद ओबीसी हैं, इसलिए इंडी अलायंस इस वोट बैंक में फूट डालना चाहता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी,
कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वास। मगर क्या जमीन पर मोदी विरोधियों का यह प्लान कामयाब होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल के तमाम सर्वेज में यही बात निकलकर सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग में, दलितों में, आदिवासियों में, समाज के हर तबके में सबसे ज्यादा पॉपुलर मोदी ही हैं। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की, राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या? गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। मेरी माताएं, बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। काम चालू है और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। इंडी अलायंस मोदी की इसी पॉपुलैरिटी को डेंट लगाने की फिराक में है और इसीलिए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके हिंदुओं का बंटवारा किया गया है। कास्ट सेंसस के आंकड़े बिहार में आए, लेकिन यूपी में अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला कार्ड फिट करके परोस दिया है। मजेदार बात यह है कि सपा के सांसद कहते हैं कि बिहार सरकार ने ये आंकड़े जारी ही इसलिए किए हैं ताकि 24 में चुनावी फायदा मिल सके, लेकिन अखिलेश उसमें सामाजिक न्याय के बहाने वोट बैंक वाला गुणाभाग करने बैठ गए हैं। अखिलेश ने ऐसा क्यों किया है, थोड़ी देर में बताएंगे। पहले उन्हीं की सांसद की ये बात सुनिए। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे भाई उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया, और मुल्क के सारे रहने वाले, इस मुल्क के सारे मालिक हैं, वो भी वोटर, सबके वोटरों से ही गवर्नमेंट बनती है, सबके वोटरों से ही गवर्नमेंट चलती है। तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? जी भाई इलेक्शन तो देखिए, मुसलमान भी किसी का मोहताज नहीं है। बिहार की जातीय जनगणना में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है
वो ये है कि बिहार में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी हिंदू आबादी करीब 82% और मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। यानी नीतीश हिंदुओं को जातियों में बांटकर 24 की लड़ाई को 50-50 भी करना चाहते हैं और 80-20 वाला फॉर्मूला भी लागू करना चाहते हैं। तभी तो जातिगत जनगणना में नीतीश ने मुसलमानों को मैसेज दिया है कि तुम ब्राह्मणों से भी ज्यादा हो। बिहार में जो हुआ उसका एंटी क्लाइमैक्स कर्नाटक में भी दिखा है। खबर फैली कि जब धर्म विशेष के लोगों ने अपना धार्मिक जुलूस निकाला तो टीपू सुल्तान की तलवार लहराई, अखंड भारत को हरे रंग से पोत डाला, औरंगजेब की तस्वीर छाप दी। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद पर नॉनस्टॉप पत्थरबाजी की, पुलिस तक को नहीं छोड़ा, कई घरों को भी निशाना बनाया। इन तस्वीरों ने आज एक बार फिर राजस्थान की उस घटना की याद दिला दी है जब कन्हैया लाल का बड़ी बेरहमी से गला काट दिया गया था। और आज मोदी को भी याद करना पड़ा, कहना पड़ा कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस वाले इकोसिस्टम ने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मोदी अब ऐसे मुद्दों को और तेजी से उठाएंगे। विरोधी हिंदुओं का बंटवारा करके 23 और 24 का चुनाव जीतने की फिराक में है, मुसलमानों को साथ लाने के जुगाड़ में है, लेकिन मोदी ने सबकी काट ढूंढ रखी है। विरोधियों पर बढ़त अभी से ले ली है। पाकिस्तान में आजकल खौफ चल रहा है। लाहौर में, कराची में, गुजरांवाला में बड़ा डर है। आज भी एक खबर उड़ी कि 26/11 का हमला करने वाले आतंकियों का हैंडलर अब्दुल रहमान मक्की गायब हो गया। सुबह से उसे पाकिस्तान की पुलिस, वहां की फौज और ISI और खुद उसके आतंकी गुर्गे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। फिर खबर यह भी चल रही है कि वो कभी मिलेगा नहीं, अब सिर्फ उसकी लाश ही मिलेगी। पाकिस्तान में एक दिन में यह नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले 5 रोज से पाकिस्तान में रोजाना या तो किसी बड़े आतंकवादी की लाश मिलती है या किसी आतंकी के अचानक से किडनैप होने की खबर आती है। और इन खबरों के बाद पाकिस्तान का मीडिया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ISI भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लेते हैं। पाकिस्तान में एक तरह से ट्रेंड बन गया है। मगर असल में पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान का वो आतंकी जिसने मुंबई हमला करवाया,
जो हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम जिहाद की बातें करता था। 1200 साल हम वहां हाकिम थे, मालिक थे। हमने बिल्कुल हिंदुओं को उतने मारे गए जो जंगों में मारे गए। जंगों के बाद हमने मोदी की मां को, बाप को, बहन को, बेटी को छेड़ा नहीं। पाकिस्तान का वो आतंकी जो हाफिज सईद का बहनोई था, जो दिन रात भारत को तोड़ने का ख्वाब देखता था। भारत को तोड़ना, हैदराबाद को जोड़ना, अहमदाबाद को इस्लामाबाद से बदलना, मुरादाबाद को इस्लामाबाद से बदलना, मोदी बेईमान से सारा इंतकाम लेना। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, ग्लोबल टेररिस्ट लश्कर-ए-तैयबा का अब्दुल रहमान मक्की मिसिंग है। पाकिस्तान के आतंकियों की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त सांस रुक सकती है। लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। 28 सितंबर को हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में अज्ञात लोगों ने मार दिया। 29 सितंबर को हाफिज सईद के बेटे के अगवा होने की अफवाह उड़ी। 30 सितंबर को हाफिज के एक और साथी आतंकी कैसर फारूक को अज्ञात लोगों ने कराची में मार डाला। और अब 1 सितंबर से हाफिज सईद का बहनोई और बड़ा आतंकी अब्दुल रहमान मक्की मिसिंग बताया जा रहा है। और पाकिस्तानियों को एक बार फिर से रॉ की याद आने लगी है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, हमारे आतंकियों को एक एक करके कौन निशाना बना रहा है? हमारे आतंकियों को पाकिस्तान में ही घुसकर कौन मार रहा है? क्या हमारे आतंकियों को भारत की रॉ मार रही है? क्या भारत की रॉ मुंबई हमलों का बदला ले रही है? क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ? क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं रा की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। मक्की लापता है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में सन्नाटा है। यह मक्की का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जो 26 सितंबर का है। इसमें मक्की पाकिस्तान के गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद भी अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा था, लेकिन इसके बाद से मक्की का पता नहीं चल पा रहा। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों में अब्दुल रहमान मक्की की बड़ी भूमिका थी। अब्दुल रहमान मक्की ने आईएसआई के अधिकारियों के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग की थी। मुंबई हमलों के लिए हमलावरों का चयन भी अब्दुल रहमान मक्की ने ही किया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे अपने आतंकी कैंपों से मक्की ने हमलावर चुने थे। भारत पर हमले के लिए वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाता था। इसके अलावा भारत में कई हमलों में भी अब्दुल रहमान मक्की की भूमिका रही है। मक्की लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है। खुद को प्रोफेसर कहता है। पाकिस्तानी मीडिया उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, लेकिन असल में वो सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलता है, जिहाद की बात करता है, मरने मारने की कस्में खाता है। वो ये समझते थे पेंटागन वगैरह सब कि अमेरिका की फौज के मुकाबिल अफगानिस्तान की तो फौज ही नहीं थी और पाकिस्तान की फौज कितने दिन कितने हफ्ते ठहरेगी। मगर मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, पढ़े लिखे लोगों, आपने देखा कि अल्लाह की तौफीक से जो लोग जिहाद के पीछे थे उन्होंने फौज को रिजर्व में रखा, कौम को लड़ाया, कौम को तैयार कर दिया, फौज को फौज से लड़ने नहीं दिया, कौम को लड़ाया फौज से। अल्लाह की कसम, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बिहम्दिल्लाह जमात ने कौम को खड़ा किया, आयतें पढ़ पढ़ के, हदीसें पढ़ के, जलसे करके, नौजवानों को तैयार करके 22-23 करोड़ की कौम को अमेरिका की फौज के सामने खड़ा कर दिया। इसी साल जनवरी में भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद
मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था। यूएन में मक्की के गुनाहों की फेहरिस्त में साफ साफ लिखा है कि उसने भारत पर आज तक कितने हमले करवाए और उसमें भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। 22 दिसंबर सन 2000 में किया गया लाल किले पर हमला, जिसमें लश्कर के 6 आतंकियों ने हमला किया था। 1 जनवरी 2008 में रामपुर में लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक कैंप पर हमला किया था, जिसमें 7 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 2008 में किया गया मुंबई हमला, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकी आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। 12 फरवरी 2018 को किया गया श्रीनगर के करण नगर का हमला, जिसमें लश्कर के फिदाइनों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था। 30 मई 2018 को बारामूला के खानपुरा में किया गया हमला, जिसमें लश्कर के आतंकियों ने 3 नागरिकों को मारा था। इसके अलावा 14 जून 2018 को श्रीनगर में किया गया एक और हमला, जिसमें राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को मारा गया था। इसके अलावा 7वां हमला 7 अगस्त 2018 को गुरेज में किया गया था, जिसमें लश्कर के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें एक मेजर भी शामिल थे। ये सारे हमले अब्दुल रहमान मक्की ने ही करवाए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को रोज एक एक करके बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। यह कराची के एक मदरसे के बाहर का 30 सितंबर का वीडियो है। इस वीडियो में जिस शख्स को गोली मारी जा रही है वो भी हाफिज सईद का बड़ा करीबी आतंकी था, जिसका नाम था मुफ्ती फारूक कैसर। इसी ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को कराची के अपने मदरसे में शरण दी थी, लेकिन 30 सितंबर को मारा गया। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि यह करवा कौन रहा है। पाकिस्तान में फिर से रॉ का खौफ दिखाई दे रहा है। जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए हैं उसमें 60 लोग मरे। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है? ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। असल में पाकिस्तान में भारत के दुश्मन आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री पिछले साल कराची में मारा गया। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। जनवरी 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हुई। 6 मई 2023 को लाहौर में ही एक और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। 8 सितंबर को लश्कर के कमांडर रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की पीओके के एक मस्जिद में हत्या हुई। 28 सितंबर को कराची में हिजबुल का आतंकी जियाउर रहमान मारा गया और अब 30 सितंबर को कराची में लश्कर का एक और आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे
लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। खबर तो यह भी है कि इन घटनाओं के बाद हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसे टेरर फाइनेंसिंग के केस में जेल की सजा सुनाई गई है। जेल में भी वो पूरी मौज से रह रहा है, लेकिन अब खबर है कि अपने आतंकी साथियों की टारगेटेड किलिंग के बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जेल में ही हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हाफिज के दूसरे बेटे तलहा सईद की भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हाफिज के एक और बेटे कमालुद्दीन को आईएसआई ने किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब हाफिज के सबसे प्रिय आतंकी और बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के गायब होने की खबर ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोहराम मचा है। मुल्क तो पहले से ही बर्बाद था। आतंकियों की हिफाजत करते करते अब फौज भी बर्बाद हो गई है। देखिए, इनको घूम फिर के भारत पहुंचने की बजाय रावलपिंडी पहुंचना चाहिए, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। टीटीपी भी कुछ नहीं है, दाइश भी कुछ नहीं है, और जिनको ये भारत कहते हैं वो भी कुछ नहीं है। वो सब इनकी पॉलिसियों का किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इन्होंने खुद ही एक जहन्नमज़ार बना दिया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। फर्ज कीजिए अगर भारत है, जैसा कि ये कहते हैं, ये तो हर मामले के पीछे कहते हैं ना भारत है, तो वो भारत के इनको यूज कर रहा है। फर्ज कीजिए अगर भारत भी है तो इन्हीं के पैदा करदा लोगों को यूज कर रहा है ना। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली रावलपिंडी पे पड़ती है। मेरी मुराद GHQ है। अगर इंडिया रॉ का ये काम है तो टू थिंग्स वी वुड आर्ग्यू, प्लीज गिव अस द एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस। और दूसरी बात जो आपने की है तो आप रोक क्यों नहीं सकते, ठीक है? और यही महल एक मुनासिब तरीका है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना और जब तक उसका प्रूफ ना दिया जाए तो दोनों में फ़र्क है ना। ये बहुत बड़ा राव जो है शोर इंडिया और कनाडा के दरमियान भी यही है कि अगर इल्ज़ाम है तो उसका प्रूफ भी दीजिए, और अगर प्रूफ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसी तरीके से एस्टेब्लिश हो सकती है। आतंकी चाहे कितने भी गायब हो जाएं, लेकिन भारतीयों को सुकून तब मिलेगा जब लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का हेड मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम मारे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।